Good morning, all. Under the aegis of Director Higher Education Panchkula, I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today we'll discuss about Plato's theory of communism. आज हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसे साम्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्लेटो का साम्यवाद का जो सिद्धांत है, उनकी शुरुआत भी प्लेटो की रिपब्लिक से ही होती है। प्लेटो की रिपब्लिक का जो मुख्य उद्देश्य था वह न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लेटो ने शिक्षा के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने साम्यवाद की भी व्यवस्था की थी। उनका जो नवीन सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था का नवीन सिद्धांत का जो चित्रण किया था उन्होंने, उसको हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो ने शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन से मुक्त रहने की बात की है। प्लेटो का यह मानना था कि मनुष्य को मुख्य रूप से दो लालच, जिसे कंचन और कामिनी का मोह कह सकते हैं, सैनिक व शासक वर्ग को लालच, स्वार्थ और आसक्त बना सकता है। इसलिए उनका मानना था कि वे निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से राज्य की सेवा करने में असमर्थ हो जाएंगे अगर उनके पास धन होगा और पारिवारिक जीवन अगर वो जीने लग जाएंगे। तो इसलिए प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग को स्वार्थ, मोह, लालच, इन सभी चीजों से दूर रखने के लिए उन्होंने संपत्ति तथा परिवार से दूर रखने की बात की है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निष्पक्षता से पालन कर सके। प्लेटो के आदर्श राज्य के शासकों और सैनिकों का न तो अपना कोई परिवार होना चाहिए और न ही कोई निजी संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। उन्होंने अपनी इस विचारधारा के संबंध में प्लेटो ने जो योजना प्रस्तुत की है, और उसी योजना को हम प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो के साम्यवाद का जो सिद्धांत था वो अपने आप में एक साध्य न होकर साधन था। साम्यवाद का जो उद्देश्य था वह आदर्श राज्य की स्थापना करना था, तो आदर्श राज्य की स्थापना के साधन के रूप में उन्होंने साम्यवाद की थ्योरी को दिया है। क्योंकि प्लेटो का मानना था कि अगर शासकों के पास धन और संपत्ति होगी तो वह भ्रष्ट हो जाएंगे और वो इस तरीके से आदर्श राज्य की सही तरीके से स्थापना नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनका जो साम्यवाद का सिद्धांत, जहां एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे प्लेटो, वहीं प्लेटो राज्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को व्यवहारिक रूप से आधार प्रदान करना चाहते थे इस थ्योरी के माध्यम से। तो साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो का एक भौतिक सिद्धांत भी है, जिसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि हमें देखने को कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्लेटो की अगर हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात करें तो उनके कुछ विशेष पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म। उन्होंने बात की है कम्युनिज्म एज अ मीन्स। प्लेटो का साम्यवाद साध्य न होकर साधन है। उनका साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए तथा शासक वर्ग के लिए है, जिसका उद्देश्य है उन रुकावटों को, उन लोभ लालचों को दूर करना जिनके वजह से राज्य में न्याय की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। इसलिए प्लेटो कहते थे कि मकान की दीवारें गिरा देनी चाहिए, क्योंकि मकानों के अंदर संकुचित पारिवारिक भावनाएं रहती हैं। इसके लिए उन्होंने निवासियों में बताया कि परिवार में रहने वाले निवासियों में घृणा और अंधकार की भावना छाई रहती है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें मकान में बाहर के स्वतंत्र वातावरण की सुगंधित जो हवा है उसके लिए हमें इनकी चार दीवारें गिरा देनी चाहिए। तो इसलिए उनका मानना था कि कम्युनिज्म के माध्यम से उन्होंने उसको एज ए मीन्स यूज किया है अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए। उसके बाद बात आती है लिमिटेड। जो उनका कम्युनिज्म था वो एक लिमिटेड था, बहुत ही सीमित क्षेत्र था उनके कम्युनिज्म का। वह समस्त जनता पर लागू नहीं होता था, क्योंकि शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी प्लेटो ने। उन्होंने उत्पादक वर्ग को साम्यवाद में शामिल नहीं किया था। उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति और परिवार को रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर पॉलिटिकल। साम्यवाद के जो उद्देश्य थे वो राजनीतिक थे। उनके साम्यवाद का जो उद्देश्य आर्थिक न होकर राजनीतिक था, क्योंकि उनके साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं था, बल्कि उस समय के राजनीतिक दोषों को दूर करना था। प्लेटो चाहते थे कि शासन की सत्ता स्वार्थी और अयोग्य लोगों के हाथ में ना जाकर योग्य और स्वार्थ रहित लोगों के हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिज्म डिमांड्स सैक्रिफाइस। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए
उनको संपत्ति और परिवार का सुख छोड़कर एक प्रकार से सन्यासी की जिंदगी जीने को कहा, क्योंकि वह जानते थे कि साम्यवाद की व्यवस्था में रहने वाले लोग ज्यादा सुखी नहीं रह सकते। उसके बावजूद भी उनका मानना था कि व्यक्तिगत सुख की बजाय समाज का सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को अपने व्यक्तिगत और भौतिक सुखों को त्याग कर राज्य को सुखी बनाने की बात की, समाज के लिए कार्य करने की बात की। नेक्स्ट आता है इक्वल फॉर बोथ मेन एंड विमेन। प्लेटो के साम्यवाद की जो मेन बात है वह यह है कि ये शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। प्लेटो ने पुरुषों और महिलाओं में कोई विशेष अंतर नहीं माना है, इसलिए वह अपने साम्यवाद के द्वारा महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर पुरुषों के बराबर लाना चाहते थे। नेक्स्ट उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फॉर क्रिएटिंग गुड सिटीजन, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य था आदर्श संतान की उत्पत्ति करना भी था, ताकि आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। इसलिए उन्होंने महिलाओं और पुरुषों की संतान उत्पत्ति की जो आयु है वो निर्धारित कर दी थी। उन्होंने पुरुषों की आयु को 25 से 55 वर्ष तक रखा था और स्त्री की आयु को 20 से 40 वर्ष तक। उनका मानना था कि इस आयु के बीच उत्तम संतान का जन्म हो सकता है और इस आयु से पहले या बाद वाले बच्चे अयोग्य और कमजोर होंगे, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए प्लेटो ने दो तरह के कम्युनिज्म की बात की है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। तो उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में साम्यवाद के बारे में बात की है और दोनों अलग अलग तरीके से दोनों तरह के साम्यवाद की बात की है। तो पहले हम बात करेंगे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। उनके जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है उनके क्या आधार थे। तो पहला आधार है साइकोलॉजिकल बेसिस, जिसको हम मनोवैज्ञानिक आधार कहेंगे। प्लेटो का मानना था कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है जिसके लालच में आकर कोई भी व्यक्ति अपने पद से विचलित हो सकता है। अपने पद से विचलित होने से बचाने के लिए इसलिए संपत्ति को त्याग देना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संपत्ति पर शासक और सैनिकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर देना चाहिए, जिससे उनके मन और दिमाग में संपत्ति के प्रति किसी भी तरह का मोह पैदा ना हो। इसलिए उनका मानना था शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग विवेक और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको तीसरा तत्व जो है सुख का तत्व है उसको त्याग देना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वह निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक आधार। प्लेटो का मानना था कि यदि राज्य में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दोनों को एक ही हाथ में दे दिया जाए तो वही उनका मानना था कि ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसी एथेंस में थी, और प्लेटो एथेंस की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए उनका मानना था कि अगर शासक भ्रष्ट हो जाएंगे तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग धन इकट्ठा करने में करेंगे, और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति अगर एक साथ मिला दी जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि शासक वर्ग अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगते हैं, और उससे जनता क्या है, जनता का जो जनता ज्यादा समय तक ऐसी चीज को सहन नहीं करती है और जिससे उनको धीरे धीरे क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ता है। इसलिए प्लेटो ने इस बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने यही उपाय बताया है कि जहां तक हो सके सैनिकों को तथा शासकों को धन से दूर रखना चाहिए, उनके लिए धन का अंत ही कर देना चाहिए। शासकों को लोभ से दूर रखने का सिर्फ उनको एक ही उपाय लगता था कि उनके पास कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति न रहने दी जाए, कि वे किसी वस्तु को अपना कह सके, और ऐसा करने से शासक अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को साथ रखने के प्लेटो पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिलोसॉफिकल बेसिस, जिसको हम दार्शनिक आधार कहेंगे। प्लेटो के साम्यवाद की जो थ्योरी है उसका जो तीसरा आधार था वो दार्शनिक आधार था, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने शासकों और सैनिकों को विशेष कार्य सौंपे। उन्होंने जो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया है उसके आधार पर उन्होंने शासकों और सैनिकों को विशेष कार्य सौंपे हैं। प्लेटो के अनुसार शासन चलाना एक विशेष काम है और इस कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए यह जरूरी है कि शासक समस्त शक्तियां समस्त सांसारिक तत्वों से दूर रहे। शासक वर्ग को भारत के सन्यासी की तरह, जैसे पुराने जमाने में सन्यासी साधु लोग होते थे, उनकी तरह अपनी संपत्ति, धन, भूमि, मोह माया की सभी चीजें
उन सबसे दूर रहना चाहिए ताकि वो समाज के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा सोच सकें, और ऐसे समाज के कल्याण के लिए सोचने पर ही आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिकल बेसिस, जिसको हम व्यवहारिक आधार कहेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में केवल उन्हीं लोगों को ही शासन करने का अधिकार था जो विवेक और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विवेकपूर्ण हो तथा सद्गुणी हो। ऐसे लोगों को यदि संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया जाएगा तो प्लेटो का मानना था कि वो राजनीतिक पदों की जो नियुक्ति है वो उसका जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग सद्गुणी ना होकर संपत्ति की तरफ जाने लगेंगे और इस तरह आदर्श राज्य की जो व्यवस्था है उसका पतन हो जाएगा। इसलिए प्लेटो ने अपने राज्य को इस खतरे से बचाने के लिए सैनिक तथा शासक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखना ही उचित समझा। इस आधार पर प्लेटो का मानना था कि अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति व शासन करने की शक्ति दे दी जाए तो वह व्यक्ति पथभ्रष्ट होकर बुरी से बुरी परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, और इसलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को किसी भी प्रकार की आवश्यकता से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए प्लेटो इन दो वर्गों के लिए ऐसे शिविरों की, बैरक्स की व्यवस्था करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जो हमेशा खुले रहेंगे और पब्लिक रहेंगे, सार्वजनिक रहेंगे, और इन दोनों ही क्लासेस के लिए प्लेटो ने सार्वजनिक भोजनालय की व्यवस्था की कि वो उनका जो फूड का सिस्टम होगा, खाना खाने की जो व्यवस्था होगी वह भी सार्वजनिक रहेगी। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में शासकों के जीवन के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि वह अपनी संपत्ति से दूर रहेंगे और एक साधु की जिंदगी जिएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है मेन फीचर्स ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की मुख्य विशेषताएं। तो देखिए, हम बात करते हैं इनकी पहली विशेषता की। तो इनकी पहली विशेषता है इट इज ओनली फॉर गार्डियंस। प्लेटो ने सिर्फ अभिभावक वर्ग, जिसको हम शासक वर्ग और सैनिक वर्ग कह सकते हैं, इनके लिए संपत्ति को खत्म करने की बात की है। उनका मानना था कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कृषक वर्ग, जिसको हम एपेटाइट क्लास कह सकते हैं, उन पर निर्भर करेंगे और उन्हें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग ही उत्तरदायी होगा। इसलिए जो अभिभावक वर्ग होंगे उनको टेंटों और बैरक्स में रहने की परमिशन होगी और उनका खाना सांझी टेबल पर होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय द स्टेट इवन। उनका मानना था कि संपत्ति का स्वामी राज्य भी नहीं है। उनका मानना था कि राज्य लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, इसलिए उसे संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जाना चाहिए। व्यापारियों, किसानों और श्रमिक वर्ग को ही संपत्ति रखने का अधिकार होगा और उन्हीं का अधिकार वैध होगा। नेक्स्ट है इट इज इम्पोज्ड ऑन द बेस्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज इम्पोज्ड ऑन द बेस्ट। जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है केवल वो अभिभावकों के लिए है, शासक वर्ग के लिए है। उनकी ओर से संपत्ति का जो त्याग है, साझा रूप से उनका त्याग को उन्होंने सपोर्ट किया है। इसलिए उन्होंने समाज के श्रेष्ठ लोगों, जो कुलीन लोग हैं, उन पर साम्यवाद को लागू करने का निर्णय लिया। इसीलिए उनका जो साम्यवाद है वो सिर्फ बेस्ट लोगों पर ही इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। जो प्लेटो का जो साम्यवाद है उन्होंने उसके बारे में बात की है कि समाज के कल्याण के लिए प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। राज्य जो है संपत्ति का स्वामी नहीं होगा, फिर भी उसके पास यह अधिकार है कि जब भी वो संपत्ति का उपयोग करे तो वह समाज के हित के लिए करे, और दूसरे व्यक्ति भी अगर संपत्ति का उपयोग करते हैं तो वो राज्य के दिशा निर्देश में करें, राज्य की इच्छा के अनुसार ही करें। इसलिए अगर श्रमिक वर्ग या कृषक वर्ग या उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का प्रयोग अगर करता भी है तो वह अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात आती है नॉट एप्लीकेबल ऑन एपेटाइट क्लास, जिसको हम कहेंगे उत्पादक वर्ग पर यह लागू नहीं होता। प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है, उनका सिद्धांत पहले दो वर्गों पर ही लागू होता है, जिसको हम कहेंगे सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग। व्यापारियों पर, उत्पादक वर्ग पर, मजदूर, इनको हम तीसरे वर्ग में मानते हैं प्लेटो के अनुसार। इन तीसरा वर्ग है वह प्लेटो की साम्यवादी योजना से बाहर होगा। वह संपत्ति निजी तौर पर रख सकते हैं, उनका अपना स्वामित्व भी होगा, लेकिन उनका यह स्वामित्व फिर भी संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि राज्य की इच्छा के बिना, राज्य के दिशा निर्देश के बिना वह भी इस संपत्ति का यूज नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना। इसमें हम कहेंगे बहुत लोगों ने संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है। अरिस्टोटल जो थे वो उनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांत के बारे में बहुत आलोचना की है। तो उनका मानना था, बहुत सारे आधारों पर अरिस्टोटल ने इनकी आलोचना की है। तो उनका मानना था कि यह सिद्धांत क्या है, पहली आलोचना क्या है, अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। उनका मानना था कि जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है वह मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी प्रकार की निजी संपत्ति रखना चाहता है और निजी संपत्ति के स्वामित्व की भावना हर व्यक्ति को एक संतुष्टि की भावना देती है, संतुष्टि की फीलिंग देती है। आदमी संतुष्ट होकर अपना काम करना चाहता है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती रहती है और इन जरूरतों के अनुसार ही व्यक्ति अपना विकास करता है। तो इस आधार पर अगर सैनिक वर्ग को और शासक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखा जाएगा तो वह समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। इसके बाद बात आती है इट एंड्स द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको कहेंगे कि सभ्यता का जो प्रतीक है उसको निजी संपत्ति माना जाता है। अरिस्टोटल ने कहा है कि जो हमारा साम्यवाद है, जो हमारी निजी संपत्ति है, वो सभ्यता का प्रतीक है। अगर निजी संपत्ति का अंत कर देंगे तो ना चाहते हुए भी सभ्यता का जो प्रतीक निजी संपत्ति है उसका अंत हो जाएगा। तो इसलिए उनका मानना है कि निजी संपत्ति की जो परंपरा थी उसका विकास हमारी सभ्यता के विकास का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा करने से, अगर इनके कम्युनिज्म की बात करें तो निजी संपत्ति को अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो लोग हमारी सभ्यता को भूल जाएंगे और दान पुण्य और उपकार जैसी भावनाओं भी लोगों में खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट बात आती है इंक्रीज इन सोशल स्ट्रगल एंड टेंशन। जो निजी संपत्ति को अगर हम समाप्त कर देंगे, प्लेटो के अनुसार अगर निजी संपत्ति जो प्लेटो ने कहा है कि समाप्त कर देनी चाहिए सैनिकों के लिए और शासक वर्ग के लिए, अगर निजी संपत्ति को समाप्त कर देंगे तो इससे सामाजिक संघर्ष और तनाव में वृद्धि होगी। साम्यवादी व्यवस्था में जो व्यक्तिक उपभोग का जो क्षेत्र है वह अलग नहीं है, तो ऐसा होने की वजह से सामाजिक संघर्ष और झगड़े उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट बात आती है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस। जो उनका संपत्ति का सिद्धांत है सिर्फ शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं होता है। मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी, कारीगर, उत्पादक वर्ग सभी को साम्यवादी योजना से अलग रखा गया है, जिससे राज्य का विभाजन होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है और इस व्यवस्था के कारण समाज में असंतुलन पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है और समाज की एकता नष्ट हो सकती है। नेक्स्ट आता है नॉट गुड फॉर सोसाइटी। संपत्ति के जो साम्यवाद की बात है उससे मनुष्य में परोपकार, उदारता, दान, पुण्य आदि के जो गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे और ऐसा करने से ऐसा समाज उत्पन्न होगा साम्यवादी समाज जिसमें दया, दान, सेवा, सहानुभूति, संस्कार, सत्कार इस तरह के जो गुण होंगे वो गुण खत्म हो जाएंगे और ऐसा समाज कभी भी अच्छा समाज नहीं कहला सकता। नेक्स्ट आता है लेस बेनिफिट मोर लॉस। अगर हम प्लेटो के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दे भी दें तो उससे उत्पादन कम होगा बल्कि नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि सामान्य और सांझी संपत्ति की देखभाल कोई भी बहुत मन से नहीं करना चाहेगा और ऐसे में नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी संपत्ति को बहुत अच्छे से प्यार करता है, अपनी संपत्ति की रक्षा भी करना चाहता है, लेकिन सांझी संपत्ति या सांझी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको कोई भी इतने ध्यान से नहीं रखता। नेक्स्ट बात आती है नॉट यूजफुल फॉर सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण के लिए यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है यह सिद्धांत, क्योंकि संपत्ति की जो सांझी व्यवस्था है कभी भी समाज को कल्याण की तरफ नहीं ले जा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपना ध्यान रखना चाहता है लेकिन सामाजिक चीजों के प्रति वह ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहता। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए
संपत्ति का होना जरूरी है। अगर व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर किसी भी काम करने की भावना खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो तृष्णा और वो क्षुधा जिसको हम कहेंगे वो समाप्त हो जाएगी, जिसके लालच में आकर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की सोचता है। अगर इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने विकास को खत्म कर लेगा, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अगेंस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है मानव मनोविज्ञान के बिल्कुल प्रतिकूल है, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर धन कमाने की, धन का मालिक बने रहने की एक स्वाभाविक सी टेंडेंसी होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अगर अभिभावकों को इस प्रकार की निजी संपत्ति से वंचित रख दिया जाएगा तो यह मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल होगा। उसके बाद बात आती है इट विल एड फ्रिक्शन एंड डिसयूनिटी इन द सोसाइटी एंड द स्टेट। जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है वह राज्यों को दो भागों में बांटता है और एकता और मेल भाव की जो भावना है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ समाज कभी भी एकता की बात नहीं कर सकता। क्योंकि प्लेटो ने साझी संपत्ति के संबंध में जो बात की है उसके बारे में कोई भी व्यक्ति साझी संपत्ति को अपने बहुत अच्छे मन से साझी संपत्ति का प्रयोग नहीं करता, इसलिए समाज में टकराव और फूट पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर प्लेटो के साम्यवाद की बात करें तो उन्होंने व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के हितों के ऊपर अपने राज्य के हितों के लिए बलिदान करने की बात की है। इससे उन्होंने कहा कि संपत्ति और पारिवारिक जीवन को त्याग करने की बात उन्होंने शासकों से की है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो तीनों वर्गों में समानता की बात नहीं रहती है। दो वर्गों से उन्होंने त्याग की मांग की है और एक वर्ग के लिए उन्होंने कहा है कि साम्यवाद उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। नेक्स्ट बात आती है यह मानव के अनुभव के विरुद्ध है। इट इज अगेंस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें आज तक के मनुष्य के अनुभवों की तो साम्यवाद कहीं पर भी ऐसा इतिहास में कहीं पर भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां पर साम्यवाद जैसी परंपरा को कभी भी लागू किया गया हो। नेक्स्ट आता है इसके इट कैन हिंडर प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। यह समाज की उन्नति को समाप्त कर सकता है, क्योंकि संपत्ति के अभाव में व्यक्ति की साधन सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और वह अपना अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद के माध्यम से समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया है। इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। देखिए प्लेटो ने पहले कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात की थी और अब उन्होंने कहा है कि पत्नियों का साम्यवाद कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। तो देखिए इसमें उन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं, क्या क्या अवधारणाएं हैं इस साम्यवाद के सिद्धांत के पीछे। प्लेटो ने जो पत्नियों के साम्यवाद की बात की है, उनका जो साम्यवाद का सिद्धांत है उनकी संपत्ति के साम्यवाद का एक उपनिष्कर्ष कहा जा सकता है। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद जो था उनकी न्याय संबंधी जो अवधारणा थी उसका तर्क संगत उपनिष्कर्ष कह सकते हैं। उन्होंने साम्यवाद का समर्थन करने में जो प्लेटो का मुख्य लक्ष्य था वो था ज्यादा से ज्यादा समाज में एकता स्थापित करना। इसीलिए उनका मानना था कि एकता के सूत्र से बढ़कर राज्य के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु संपत्ति की समाप्ति से उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। इसलिए उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद की भी बात की, क्योंकि परिवार चलाने के लिए संपत्ति का होना अनिवार्य है और यदि परिवार को रखा गया तो किसी न किसी रूप में निजी संपत्ति भी बनी रहेगी और उसका परिणाम यह होगा कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग लोभ में पड़ के अपने मार्ग से भटक जाएंगे और अपने परिवार की समाप्ति के बिना वो निजी संपत्ति की समाप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद की बात की है। तो इसके पीछे जो उनकी बेसिक अवधारणा थी, जिनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहेंगे, तो उसमें पहली बात जो आती है टू एंड द अटैचमेंट ऑफ रूलिंग क्लास टूवर्ड्स फैमिली। उनका मानना था कि जब तक संरक्षक वर्ग अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं होगा तब तक वह शासन के कार्यों में सही तरीके से कर्तव्यों के प्रति अपना पालन नहीं कर सकता।
पूरी तरीके से निस्वार्थ होकर वह मोहमाया के चक्कर से बाहर निकलकर ही अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने संरक्षक वर्ग को इस अटैचमेंट से दूर रखने के लिए उन्होंने पत्नी की साम्यवाद की बात की है, ताकि वह पारिवारिक मोहमाया से दूर रहे। नेक्स्ट आता है यूनिटी, राज्य की एकता। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए जो निजी परिवार को समाप्त करने की बात की है, उनका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में एकता स्थापित की जा सके, क्योंकि परिवार जो है प्लेटो के अनुसार राज्य की एकता को खत्म करने वाला है, एक राज्य की एकता का शत्रु है, क्योंकि परिवार को स्वार्थी और दूरी पैदा करने वाली संस्था माना गया है प्लेटो के द्वारा। तो परिवार व्यक्ति में तेरे मेरे की भावना पैदा करता है, और इस तेरे मेरे की भावना से जो शासक वर्ग है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष में फंस जाएगा, और धीरे धीरे परिवार जो प्रेम राज्य के प्रति निष्ठा को समाप्त कर देगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि यदि संरक्षकों के परिवार होंगे तो वो राज्य के प्रति अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा सकते। नेक्स्ट बात आती है इमेंसिपेशन ऑफ विमेन। उन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात की है इसके माध्यम से। प्लेटो की नजर में महिलाओं और पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं था, क्योंकि प्लेटो के समय में एथेंस में जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत ही बुरी थी। उनको घर की 4 दीवारों के अंदर रखा जाता था और उनके साथ अत्याचार किया जाता था। उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना था और उनका पालन करना था। लेकिन प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों दोनों को समान और योग्य माना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि स्त्री पुरुषों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता, दोनों में कोई भी असमानता नहीं होती मौलिक तौर पर। हाँ, थोड़ी सी उनकी अगर शक्ति की बात करें नेचुरल वे में, तो कह सकते हैं कि महिलाओं में शक्ति थोड़ी सी कम होती है पुरुषों से, ऐसा भी प्लेटो ने माना है। लेकिन प्लेटो का यह मानना है कि महिलाओं की इस असमानता को, इस कमजोरी को धीरे धीरे प्रशिक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने की बात की है। नेक्स्ट बात आती है यूजेनिक पर्पस, जिसको हम कहेंगे उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। तो प्लेटो ने जो राज्य के हित में अच्छी संतान की कामना करते थे, तो वो चाहते थे कि उनके आदर्श राज्य में अच्छे नागरिक पैदा हों, तो इसलिए उन्होंने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भी पत्नियों के साम्यवाद का सुझाव दिया, क्योंकि उनका मानना था अच्छी संतान के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि शादियां हो। उनका मानना था कि अच्छी नस्ल के 2 प्राणी उनको इकट्ठा किया जाए, और उन दोनों प्राणी जब इकट्ठे होंगे उनको बैरक में रखा जाए। जो बेस्ट मेल होंगे, बेस्ट फीमेल्स होंगी, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनके अंदर संबंध स्थापित करवाए जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, बेस्ट पुरुष होंगे और बेस्ट औरतें होंगी। सभी औरत पुरुषों के होंगे और सभी पुरुष औरतों की होंगी। तो इस आधार पर उन्होंने पशुओं की तरह ये तर्क दिया है, पशुओं से लिया है उनका ये तर्क, ऑल वुमेन शुड बी कॉमन टू ऑल मेन एंड ऑल मेन शुड बी कॉमन टू ऑल वुमेन। ऐसा करने से उन्होंने कहा है कि उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसके संबंध में उन्होंने बच्चे पैदा करने की एज बताई है 25 से 55 साल पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए 20 से 40 साल की आयु तक ही उचित संतान, उत्तम संतान पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन मैरिज, विवाह में सुधार। उनके पत्नियों के साम्यवाद का एक मुख्य उद्देश्य विवाह संस्था में सुधार करना भी था, क्योंकि प्लेटो विवाह को बहुत नैतिक और पवित्र संस्था नहीं मानते थे, और इसीलिए उन्होंने इस संस्था को संशोधन करना चाहा, और यह संशोधन उन्होंने राज्य के हित में किया। इसलिए उनका मानना था कि स्त्रियों को मनुष्य के बराबर का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए उनको अगर उनमें कहीं पर कमी भी है तो उसके लिए उनको स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर राज्य में सहयोग दे सके। नेक्स्ट बात आती है सपोर्ट ऑफ स्टेट फैमिली। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवार का जो उन्मूलन किया है, उसके द्वारा उन्होंने राज्य परिवार का समर्थन किया है, क्योंकि इन दोनों वर्गों के लिए निजी पत्नी और निजी पति की जो प्रथा है उसके स्थान पर सार्वजनिक पति पत्नी की व्यवस्था की बात की है, और यह अपने आप में एक उन्होंने व्यापक सुधार कहा है। इन्होंने कहा है कि अपनी निजी परिवार की बजाय राज्य परिवार के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्लेटो ने बात की है जो स्कीम ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। उन्होंने कहा है कि उनकी जो कम्युनिज्म की थ्योरी है उसकी जो योजना थी, उनमें पहली बात है ऑल मैन आर फॉर ऑल वुमेन। सभी पुरुष सभी स्त्रियों के होंगे और सभी स्त्रियां सभी पुरुषों की होंगी। उसके बाद बात करते हैं ऑल मेल्स एंड फीमेल्स विल लिव इन कॉमन बैरक्स। सभी आदमी और सभी औरतें एक कॉमन बैरक्स में रहेंगी।
जिससे बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल्स एक साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ मैन एंड बेस्ट ऑफ वुमेन शुड पुट टुगेदर। उनका मानना था कि अच्छे पुरुष और अच्छी औरतों को एक साथ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए एक साथ रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है एज ऑफ मैरिज। उन्होंने मैरिज की एज भी उन्होंने स्थापित की है। मैरिज की एज के अनुसार उन्होंने कहा है कि 22 से 55 पुरुषों की और महिलाओं के लिए 20 से 40, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। नेक्स्ट आता है मेल्स एंड फीमेल शुड बी सेपरेटेड आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। बच्चे की पैदा करने के बाद मेल और फीमेल्स को अलग अलग रख देना चाहिए ताकि वो शासन के कार्यों में सही तरीके से भाग ले सकें समाज के निर्माण में। नेक्स्ट आता है चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम मदर ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी। तो वो कहते हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद माँ से बच्चे को अलग कर देना चाहिए और वह बच्चा राज्य को सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट आता है वीक चाइल्ड शुड बी किल्ड। उनका मानना था कि यदि बच्चा कमजोर पैदा होता है तो उन्हें तुरंत मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में दुर्बल और कुरूप व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट आता है रियरिंग ऑफ द चाइल्ड बाय द स्टेट। जो बच्चे का पालन पोषण है, बच्चा पैदा करने के बाद बच्चा माँ से ले लिया जाएगा और उसके बाद पालन पोषण राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। उनकी पत्नी के साम्यवाद की आलोचना। पहला आता है अननेसेसरी। उनका जो ये सिद्धांत है इसको अनावश्यक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए पत्नियों के साम्यवाद के स्थान पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें, वह व्यवस्था उच्च शिक्षा के माध्यम से आदर्श राज्य की संभावना ज्यादा है, ना कि पत्नियों के साम्यवाद से। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट नेचर। ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज में रहकर और अपने परिवार और पत्नी के प्रति मोहमाया व्यक्ति के पास होना एक स्वाभाविक सी व्यक्ति के लिए होना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वुमेन हैज स्पिरिचुअल टच ऑल्सो। व्यक्ति और औरत को प्लेटो ने कहा है कि बच्चा पैदा करने के बाद अलग अलग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए, व्यक्ति और पुरुष के बीच में एक आत्मिक रूप से भी एक संबंध होता है, जिसको प्लेटो ने इग्नोर किया है। नेक्स्ट आता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। प्लेटो ने कहा है कि बच्चा पैदा करने के बाद माँ से बच्चे को अलग कर देना चाहिए, तो इस मामले में भी प्लेटो की माँ और बच्चे के प्रति जो रिलेशनशिप है उनके बारे में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट रहेंगे अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ जस्टिस। यह भी न्याय के खिलाफ है, उनकी जो बात मानी जाती है न्याय के सिद्धांत के विपरीत उनका पत्नियों का साम्यवाद का सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्ति स्वाभाविक कार्यों को कुशलता पूर्वक करें और श्रेष्ठ और निपुणता अपने कार्य में प्राप्त करें। अगर स्त्रियों को अपने स्वाभाविक कार्य परिवार के संचालन से दूर रख दिया जाएगा तो उनके कार्य में कुशलता नहीं आएगी, और यह जस्टिस के अगेंस्ट है। सेक्सुअल रिलेशन इज नॉट ए पब्लिक टॉपिक। जिस तरीके से प्लेटो ने सेक्सुअल रिलेशन की बात की है, उसको एक पब्लिकली बताया है कि एक कॉमन बैरिक्स में सबको रखा जाएगा, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यह एक सार्वजनिक विषय नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत विषय है। उसके बाद बात आती है रॉन्ग कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स।